हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन गुरु। आज हम यूजीसी का एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है राइज ऑफ मगधा स्टेट। अब राइज ऑफ मगधा स्टेट आपका क्या था, उसके थोड़ा सा हमारे को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आपका जैसे लेटर वैदिक एज के बाद क्या होता है, जो होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यानी कि इसमें आपके 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे और वो जो स्टेट्स थे दे केम टू बी नोन एज महाजनपद। उनको महाजनपद कहा जाता था। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे को ये भी पता चलता है कि इसमें 10 रिपब्लिक्स भी बने थे। अब आपका जो ये आपका जनपद थी, इसमें क्या था, इसमें मोनार्की थी, मतलब इसमें आपका रूल ऑफ किंग्स था। जबकि आपका जो रिपब्लिक्स थी उसमें क्या होता था, डेमोक्रेटिक वे में हेड इसका चुना जाता था। हेड ऑफ रिपब्लिक was appointed after consensus। यानी कि जब सबकी सहमति बन जाती थी, कैपेबिलिटी की बेसिस पे वो क्या करते थे, रिपब्लिक का हेड बना देते थे। अब लेकिन ये जो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इसमें बहुत सारी स्टेट्स थे। कोई अवंती था, कोई अंग था, कोई मगध था, कोई चेदी था, कोई कंबोज था। तो उसमें बहुत सारी स्टेट्स थी। तो ये जो स्टेट्स थी, यहाँ पे अभी कोई भी सेंट्रल पावर नहीं थी और आपस में उनकी क्या थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसी दौरान आपका क्या हुआ था, एक स्टेट जिसको मगधा स्टेट कहते हैं, दैट बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन आपका वो नॉर्दर्न इंडिया का जो ये पावरफुल स्टेट बना था, जिसकी मैं मगधा स्टेट की बात कर रहा हूँ, या जिसको मैं राइज ऑफ मगधा कह सकता हूँ, राइज ऑफ मगधा। अब जैसे आप इसमें बुक में देखोगे तो मगधा आपको पता नहीं लगेगा कि भाई कौन सा स्टेट है। मगधा आपका कौन सा स्टेट है, आपका स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि इसमें आपका बिहार आ जाएगा। आज की डेट में जैसे झारखंड हो गया, झारखंड स्टेट हो गया, प्लस इसमें आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ सम पार्ट ऑफ बंगाल, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है। अब राइज ऑफ मगधा स्टेट, यानी कि बिहार स्टेट जो था या मगधा स्टेट जो था, दैट बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट। वो इसलिए बना था बिकॉज उसके कुछ कॉजेज थे, कि मतलब इसमें जो कॉजेज क्या थे कि हाउ मगधा स्टेट बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया या एंशिएंट इंडिया। उसके जो कॉजेज थे उसमें हमारे को ये पता लगता है कि जो मगधा स्टेट है वो कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे क्या था, जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर हम जनरली इसका जो कैपिटल देखें मगधा स्टेट का, इसमें 2 कैपिटल थी, एक पाटलिपुत्रा थी और जो सेकंड कैपिटल थी दैट वाज राजगृह। अब ये जो दोनों कैपिटल थी वो आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थी। और यहाँ पे आपका क्या था कि ये मतलब आपका एक तो रिवर से घिरा हुआ था, जैसे इसमें मैं कह सकता हूँ गंगा हो गया, सोन हो गया, चंपा हो गया, तो इन नदियों से घिरा हुआ था। जब भी कोई आउटसाइडर या कोई इन्वेडर आता था कोई बाहर से जो मगधा स्टेट के ऊपर अटैक करता था, उसको रिवर को क्रॉस करना पड़ता था। और इसलिए लेकिन क्या था, उसका जो फ़ायदा था वो किसको मिल गया था, मगधा स्टेट के रूलर्स को। और इसलिए वो क्या थी, अपने ओपोनेंट को या अपनी एनिमीज़ को ईजिली काउंटर कर पाए थे। दूसरा इसमें जो कॉज था दैट वॉज यूज़ ऑफ एलिफेंट्स इन वॉरफेयर। यूज़ ऑफ एलिफेंट्स इन वॉरफेयर, यानी कि जो मगधा स्टेट के रूलर्स थे उन्होंने इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम क्या था, एलिफेंट का युद्ध में मतलब यूज़ किया था और जिसके दम पे वो जीत गए थे। अब लेकिन ये आपको जो एलिफेंट्स थे उनको ये कहाँ से मिले थे, ये मिले थे कलिंगा स्टेट से। कलिंगा स्टेट। अब ये कलिंगा स्टेट कौन सा है, ये आज की डेट में हम किसे कहते हैं, उड़ीसा स्टेट को। तो उड़ीसा स्टेट में क्या थे, एलिफेंट्स वहाँ पे थे,
उन लोगों ने एलिफेंट्स को पकड़ के उनको डोमेस्टिकेट किया था और उसके बाद उनका वॉरफेयर में यूज़ किया था। तो लेकिन मगधा स्टेट क्योंकि इसका पड़ोसी था तो वहाँ से वो बहुत सारे एलिफेंट्स लेके आए और उन्होंने क्या किया था, एलिफेंट्स का वॉरफेयर में यूज़ किया। तीसरा इसमें क्या था, एबंडेंस इन आयरन ओर। अब ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आपका जो मिनरल्स है वो आपके कहाँ पे मिलते हैं, हमारे को बिहार या झारखंड में देखने को मिलते हैं, जो कि मगधा स्टेट का पार्ट था। तो यहाँ पे क्या थी, आयरन ओर यहाँ पे एक्सेस में था। और मगधा स्टेट के रूलर्स ने क्या किया था, आयरन के उन्होंने बहुत सारे वेपन्स बनाए थे और उनके द्वारा ही उन्होंने क्या किया था, जो एनिमी स्टेट्स थे या दूसरे जो महाजनपदास थे उनको वो अपने कंट्रोल में ले आए थे और इस तरीके से वो एक पावरफुल स्टेट बन गया था। इसके अलावा क्या हुआ था कि पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स, ये भी एक कॉज था जिसके द्वारा आपका मगधा स्टेट एक पावरफुल स्टेट बना था। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पावरफुल रूलर्स एंड एम्बिशियस, पावरफुल रूलर्स एंड देयर एम्बिशियस प्लान, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि आपका जो मगधा स्टेट है वो पावरफुल बनने का उसमें एक और कॉज ये भी था कि वहाँ के जो रूलर्स थे मगधा स्टेट के वो काफ़ी एम्बिशियस थे, पावरफुल थे और उनके एम्बिशियस प्लान्स, मतलब जैसे मैं ये आपको हरियंका डायनेस्टी की बात करता हूँ, उसमें हमारे को एक रूलर जिसका नाम बिंबिसार था उसके बारे में पता लगता है। तो बिंबिसार ने क्या किया था, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक था, काफ़ी एम्बिशियस था। उसने क्या किया था, मैट्रिमोनियल रिलेशन के द्वारा उसने अपनी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था और इस तरीके से क्या किया था, दूसरे जनपद को वो जीत पाया था। और कई जगह मैंने ये भी देखा कि भाई आपको जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, कहीं किसी राजा से अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए वहाँ पे कभी अपने फिजिशियन को भेज दिया या कोई एम्बेसडर वहाँ पे भेज दिया। तो इस तरीके से क्या थे, उन्होंने एक पावरफुल स्टेट बनाया था। नंबर 5 इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। मतलब आपका मैं ये कह सकता हूँ मगधा स्टेट एक ऐसा स्टेट था वहाँ पे क्या था, कॉइन्स की इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम हुई थी और वो आपका क्या था, बिजनेस का एक मेन सेंटर बन गया था। तो सेंटर बनने के बाद वहाँ पे कई तरह के लोग आ गए थे और वहाँ के लोग भी काफ़ी क्या थे, मतलब एक वहाँ पे मतलब अनऑर्थोडॉक्सी थी। लोग एज कंपेयर टू अदर महाजनपदास दे वर मच मोर एडवांस्ड। और तो कॉइनेज से क्या हुआ था, वहाँ पे इस स्टेट का जो ट्रेड था वो काफ़ी क्या था, बढ़ गया था। और इसके अलावा इसमें मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि अलूवियल सॉइल एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। ये अलूवियल सॉइल आपका क्या होती है, ये वो सॉइल होती है वो जैसे आपका जो रिवर अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और उसका सेडिमेंटेशन कहाँ करती है, प्लेन एरिया में। तो वहाँ पे जो सॉइल होती है उसको हम अलूवियल सॉइल कहते हैं या उसको जलोढ़ मिट्टी हम हिंदी में कह देते हैं। और उस मिट्टी में आपका क्या होता है कि आपका जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारे को ये कॉजेज़ पता लगते हैं मगधा स्टेट के कि कैसे वो जो स्टेट था वो पावरफुल हुआ था। अब दूसरा इसमें जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो उसमें ये है कि इस पे किन किन डायनेस्टी ने कब कब रूल किया था, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे को अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी, या मैं ये भी बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज टू रूल द मगधा स्टेट, टू रूल मगधा स्टेट। तो मगधा स्टेट को मतलब आपका रूल करने वाली डायनेस्टी है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली आपका क्वेश्चन उसमें से बन जाता है। तो पहली इसमें जो डायनेस्टी थी जिसने मगधा स्टेट पर रूल किया था दैट वाज बृहद्रथ डायनेस्टी। अब ये जो बृहद्रथ डायनेस्टी है इसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे पास कम हैं, सिर्फ हमारे को ऋग्वेदा या महाभारत या पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर इन जनरल में बात करता हूँ, ये जो डायनेस्टी थी इट वाज फाउंडेड बाय, इसका जो फाउंडर था, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज, उसका नाम बृहद्रथ था, यानी कि जिसके नाम से ये डायनेस्टी है। और ये जो बृहद्रथ है इसके बारे में हमारे को किससे पता लगता है, एक तो आपका ऋग्वेदा में इसका नाम मेंशन है,
दूसरा आपका हो गया इसमें महाभारत, और तीसरा आपका पुराना। एंड पुराना मतलब पुराणों में भी हमारे को इसकी जानकारी मिलती है। इसमें अब जो सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर था इसी बृहद्रथ डायनेस्टी का, सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर ये कौन था? इसका नाम था जरासन। जरासन। अब ये जो जरासन था ये महाभारत की एक वॉरियर था और ये मगध का रूलर था उस दौरान, और इसको किसने मार दिया था? किल्ड बाय पांडवाज। पांडवों ने इसको मार दिया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये हमारे को महाभारत एक सोर्स है उससे पता लगता है। फिर हमारे को इसमें जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज, ये काफ़ी लंबी चली थी, रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज, उसका नाम निपुंजय था। निपुंजय। और ये जो निपुंजय था ये क्या था? इनकैपेबल था। इसलिए क्या हुआ था? ही वॉज डिथ्रोन्ड एंड किल्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर कॉल्ड, उसका नाम पोलिक था। पोलिक ने मार दिया था उसको, क्योंकि वो भी एम्बिशियस था, राजा बनना चाहता था, उसने उसको डिथ्रोन कर दिया। एंड ही गेव, ये खुद राजा नहीं बना था पोलिक, मारने के बाद इसको निपुंजय को, ही गेव थ्रोन टू हिज सन, उसका नाम क्या था? बालक। उसका नाम बालक था। अब ये जो बालक था ये भी उतना कैपेबल नहीं था, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही वॉज डिथ्रोन्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर। उसको हम भोट भी कहते हैं, बुक में आपका उसका जिक्र मिलता है, या आपका उसको भटिया भी कहा गया है। कुछ एक बुकों में ये मेंशन है, कुछ एक बुकों में मेंशन नहीं है। तब ये जो भटिया है या भोट है ये भी खुद राजा नहीं बना था, इसने क्या किया था? इसने अपना शासन किसको दे दिया था? अपने बेटे बिंबिसार को, जिसके हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो बिंबिसार जो था उसने क्या किया था? एक ही फाउंडेड अ न्यू लाइन ऑफ डायनेस्टी कॉल्ड हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी। अब हमारे पास क्या आ गई? हरियंका डायनेस्टी आ गई है। तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में ये हमारे को पता लगता है, इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका 548 से लेकर 413 BC तक था। अब इसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे जनरली आपका UGC नेट में पूछे गए हैं। अब जैसे इसमें मैं फाउंडर की बात करता हूँ, ये जो डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, इट वॉज फाउंडेड बाय बिंबिसारा। इसको बिंबिसार ने बनाया था। जो बिंबिसार था, बिंबिसार किसका लड़का था? भोट, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था। तो बिंबिसारा ने क्या किया? ही स्ट्रेंथन्ड हिज पावर बाय मैट्रिमोनियल टाइज। मैट्रिमोनियल टाइज या मैट्रिमोनियल रिलेशन, उसने वैवाहिक संबंध से, जैसे मैंने कहा था अभी पीछे जो कॉजेज में मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई इसका पावरफुल बनने का मगध स्टेट का एक ये भी कारण था कि वहाँ पे काफ़ी एम्बिशियस और स्ट्रेटजिक रूलर थे। बिंबिसारा उनमें से एक था, और बिंबिसारा ने क्या किया था कि मैट्रिमोनियल रिलेशन से उसने अपनी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था। और उसने क्या किया था? 3 फेमस राजघरानों से उसने मैरिज की थी, और इसमें आपका जो एक स्टेट था उसको हम कहते हैं कौशल स्टेट। कौशल स्टेट। दूसरा आपका कौन सा था? वो आपका भज्जी स्टेट या लिच्छवी स्टेट भी बोल सकता हूँ मैं, ये एक तरह का रिपब्लिक था। और तीसरा था मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट, और उस दौरान मद्रास स्टेट किसे कहा जाता था? जिसको आज की डेट में हम पंजाब स्टेट कहते हैं। पंजाब स्टेट। अब इसमें जो कौशल स्टेट था इसके बारे में हमारे को ये पता लगता है कि बिंबिसारा ने यहाँ की जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस,
उसका नाम क्या था? कौशल देवी। तो कौशल देवी से विवाह किया था, कौशल देवी से विवाह किया था। और कौशल देवी के बारे में एक और हमारे को नाम जिक्र आता है कि शी वॉज द सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत ऑफ कौशल स्टेट। कौशल स्टेट का जो शासक था उसकी बहन थी वो प्रसेनजीत की। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके लिए क्या दिया गया था? काशी का स्टेट दिया गया था। काशी का स्टेट एज डाउरी किसको दे दिया गया था? कौशल देवी को, जो कौशल स्टेट की प्रिंसेस थी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो प्रिंसेस थी जिससे बिंबिसार ने मैरिज की थी, शी वॉज चेलेना। और ये कौन थे? डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ। लिच्छवी चीफ, उसका नाम क्या था? चेटक। चेटक की वो क्या थी? डॉटर थी। और इस तरीके से क्या हुआ था, ये जो कबीला थे ये काफ़ी मतलब यहाँ पे रिपब्लिक था और ये मतलब काफ़ी पावरफुल था। आगे भी हमारे को जब हम गुप्ता डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे वहाँ भी हमारे को लिच्छवीज के बारे में पता लगता है कि वो एक काफ़ी पावरफुल रिपब्लिक था। तो इस रिपब्लिक से मैरिज करने के बाद क्या हुआ था कि बिंबिसार की जो पावर है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो लास्ट इसमें हमारे को पता चलता है मद्रास स्टेट, पंजाब स्टेट, यहाँ की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्षेमा था। क्षेमा से भी बिंबिसार ने क्या किया था? मैरिज किया था। इसके बाद हमारे को ये पता लगता है कि उसने एक एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी उसको अपनाया था। और उसने क्या किया था? बिंबिसार ने he defeated ब्रह्मदत्ता ऑफ अंगा स्टेट। अंगा स्टेट आपका बिहार का ही एक पार्ट है। और महाभारत में हमारे को इसका जिक्र मिलता है। यहाँ का जो रूलर का नाम क्या था? करण था। महाभारत का जो एक फेमस वॉरियर था। और इसके अलावा इसने क्या किया था? एक डायनेस्टी से उसको खतरा था, उसको हम प्रद्योत डायनेस्टी कहते हैं, जो कि अवंती में थी। अवंती मतलब उज्जैन मध्य प्रदेश में थी। तो इसलिए क्या हुआ, उस डायनेस्टी के साथ या उस खतरे से बचने के लिए क्या किया था? इसने उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे। प्रद्योत जो राजा था अवंती का वो बीमार हो गया था और बिंबिसार ने अपने फिजिशियन जीवक को वहाँ पे भेजा था, जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिंबिसार sent his physician called, उसका नाम जीवक था, जीवक इन द कोर्ट ऑफ प्रद्योत ऑफ अवंती। अवंती मतलब आपका ये मध्य प्रदेश का पार्ट है जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। तो प्रद्योत के कोर्ट में उसने फिजिशियन किसको भेजा था? जीवक को। अब इसके जो बिंबिसार था, बिंबिसार के क्या था? बहुत सारी उसकी रानियां थी और बहुत सारी उसके बच्चे थे। और वो जो बच्चे थे उनमें सभी लोग क्या थे? राजा बनना चाहते थे। और उनके बीच एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था। और उस वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ था कि बिंबिसार के एक लड़का था, उसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने क्या किया था? शत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ऑक्युपाइड द थ्रोन आफ्टर killing his brothers एंड बिंबिसारा, जो कि उसके पिता था। कुछ एक बहुत जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उससे हमारे को इस चीज़ की जानकारी मिलती है। क्या ये स्टोरी इसको नहीं मानते हैं, बट आपका ओवरऑल ये हमारे को मोस्टली बुक में पता लगता है कि भाई अजातशत्रु ने क्या किया था? अब इसका बिंबिसार की हत्या कर दी थी और इस तरीके से उसने थ्रोन को हासिल किया था। अजातशत्रु का जो लाइफ है इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? अशोका से। अशोका ने भी ऐसा ही कुछ किया था, उसने अपने भाइयों की हत्या करके थ्रोन को हासिल किया था। तो अब इसमें हमारे को ये पता चलता है कि आपका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का था वो आपका कौन था? अजातशत्रु। तो अब अजातशत्रु ने क्या किया? वो शासक बन गया
उसने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, बिंबिसार के बाद उसका लड़का था वो। तो अजातशत्रु की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? ही डिफेटेड लिच्छवीज, या इनको हम क्या कह सकते हैं, वज्जीज, इन द प्रोलॉन्ग बैटल ऑफ 16 ईयर्स। ऐसा कहते हैं, मैंने पहले भी कहा, लिच्छवी या वज्जीज है वो एक आपका स्ट्रॉन्ग कबीला था, लेकिन बिंबिसार ने क्या किया था, एक 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनको डिफीट किया था। इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज हमारे को पता लगती है। एक तो हमारे को ये पता लगती है कि जो लिच्छवीज है वो बिल्कुल भी क्या थे, वो मगधा स्टेट की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और अजातशत्रु ने क्या किया, वहाँ पे बार बार अटैक करता गया लिच्छवी क्लेन पे या ट्राइब पे, तो हर बार उसकी डिफीट हुई है। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल थे खास लोग, जैसे आपका सुनीता एंड वत्सकारा है, उनको काम भेज दिया था लिच्छवी क्लेन में, और उन्होंने क्या किया, लिच्छवी क्लेन में क्या थी, फूट डाल दी। फूट डालने के बाद क्या हुआ था, इजीली 16 ईयर्स की लंबी लड़ाई के बाद वो उनको जीत पाया था। एक इसके बारे में और स्टोरी पता हमारे को ये लगती है कि लिच्छवी क्लेन में एक आपका फेमस नर्तकी थी, उसका नाम आम्रपाली था। तो आम्रपाली की डिमांड किसने की थी, अजातशत्रु ने, लेकिन लिच्छवी ने क्या किया था, उसको एक प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया था, और वो किसी भी कीमत में उस नर्तकी को मगधा स्टेट में भेजने को तैयार नहीं थी। इसलिए दोनों में क्या थी, दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई थी। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आपका ये था अजातशत्रु फाइनली इसमें आपका वॉर में जीत गया था। और दूसरा इसमें क्या हुआ था, दूसरा उसकी जो फेमस लड़ाई थी वो किसके साथ हुई थी, कौशल स्टेट के साथ। तो मैं ये कह सकता हूँ, ही डिफीटेड हिज मैटरनल अंकल कॉल्ड, उसका नाम क्या था, प्रसेनजीत, एंड thus gained complete hold over काशी, अब मैंने पीछे आपको ये बताया बिंबिसार ने क्या किया, मैट्रिमोनियल रिलेशन से अपनी पावर बढ़ा दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसके रिलेशन थे वो किससे थे, या उसकी चीफ क्वीन कौन थी, वो कौशल देवी थी। वो इसलिए थी क्योंकि उसको क्या था, काशी का जो रीजन है एज डोरी दिया गया था, दहेज में दिया गया था। तो लेकिन क्या हुआ था, बिंबिसार ने क्योंकि अपने पिता की हत्या की थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसी सदमे से वो जो कौशल देवी थी उसकी डेथ हो गई थी। और ये बात किसको पता लग गई थी, प्रसेनजीत को। और प्रसेनजीत ने फिर क्या किया था, वो काशी वाला रीजन जो उसने अपनी बहन को दहेज में दिया था वो उसने छीन लिया था, लेकिन अजातशत्रु ने उसको डिफीट किया और काशी के ऊपर बिल्कुल उसका क्या था, कंट्रोल हो गया था। आगे से हमारे को ये पता लगता है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण था या उनकी जो मृत्यु थी वो किसके टाइम में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। तो इसलिए क्या हुआ था कि अजातशत्रु की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ही ऑर्गेनाइज्ड, ही मतलब अजातशत्रु की बात हो रही है, ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट किस जगह, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राजगृह उनकी कैपिटल थी, या गिरिव्रज भी उसको कहा जाता है। इन कब की थी ये, 483 BC। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसका चेयरमैन कौन था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप, और इस काउंसिल में ये भी पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ था, इस काउंसिल में 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, सुत्त पिटिका एंड वेने पिटिका।
और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये बुकें किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लॉर्ड बुद्धा की क्या थी? फेवरेट डिसाइपल्स थी या शिष्य थे। सूत्र पिटका लिखी गई थी आनंदा के द्वारा एंड विनय पिटका बाय उपाली। ठीक है। और इसके अलावा हमारे को ये भी पता लगता है जो पहला स्तूप था इंडिया का, वो भी किसके द्वारा बनाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया था। तो ही ऑल्सो बिल्ट अ स्तूपा। स्तूपा का मतलब क्या हो गया? बुद्धिस्ट टेम्पल। स्तूपा एट राजगृह ऑन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उसने लॉर्ड बुद्धा की अस्थियों पर राजगृह में एक बुद्धिस्ट टेम्पल यानी कि स्तूपा भी बनाया था। अब क्या हुआ कि अजातशत्रु के बाद जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज, उसका नाम क्या था? उसका नाम उदयन था। उदयन। और उदयन के बारे में हमारे को ये पता लगता है क्योंकि जो मगध स्टेट है उसकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी दैट वाज राजगृह। तो उदयन ने क्या किया था? ही फाउंडेड द फेमस सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा and made it as his capital। इसने क्या किया था? पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था, या पाटलिपुत्रा जो शहर था उसकी स्थापना भी उदयन ने की थी। इसके बाद हमारे को ये पता लगता है कि 3 इंपॉर्टेंट इसमें और रूलर्स आए थे इसी डायनेस्टी के, अनिरुद्धा, मुंडा एंड नागदशक। लेकिन आपने इसमें याद किसको रखना है? नागदशक को। अब जो नागदशक था, इसके बारे में मैं यही कहूँगा, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। कोई लास्ट शासक था, इनकेपेबल था। ही वॉज डिथ्रोन्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर कॉल्ड, उसका नाम क्या था? शिशुनागा ने उसको डिथ्रोन किया था। और इस तरीके से मगध स्टेट में क्या था? तीसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आ गई थी जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शिशुनागा डायनेस्टी कहते हैं। अब इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है मगध स्टेट की, उसकी बात हो रही है, दैट इज शिशुनागा डायनेस्टी। और ये जो शिशुनागा डायनेस्टी थी, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1413 BC से लेकर आपका कब तक था? 345 BC तक था। ठीक है। अब इसके बारे में यही कहूँगा कि ये जो डायनेस्टी थी, इट वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी? शिशुनागा ने, जो कि हरियंका डायनेस्टी का एक मिनिस्टर था जिसने पावर छीन ली थी। और शिशुनागा ने क्या किया था? इसके अगेंस्ट विद्रोह हो रहा था। इसने क्या किया था? शिफ्टेड हिज कैपिटल, ही शिफ्टेड his capital from पाटलिपुत्रा टू विशाली, विशाली के लिए इसने कैपिटल को चेंज कर दिया था। फिर इसमें हमारे को एक और चीज़ पता लगती है, इस डायनेस्टी को सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर था, वो काफ़ी फेमस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज, उसका नाम क्या था? कालाशोका था। अब जो कालाशोका था, इसके बारे में हमारे को ये पता लगता है कि ही वॉज द स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म।
बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का वो क्या था, काफ़ी पक्का, मतलब इम्पोर्टेंट, काफ़ी मतलब वो जुड़ा हुआ था उसके बौद्ध धर्म के साथ, बौद्ध धर्म को वो प्रबल अनुयायी था। और दूसरी बात इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ही ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसने क्या किया था, दूसरी जो बौद्ध सभा थी या संगति थी उसको ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पर किया था, एट वैशाली। और कब किया था, इन 383 BC। और किसकी अध्यक्षता में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उसका नाम सबा कामी था, सबा कामी किया था। लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और भी आपका जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सभा में क्या हुआ था। इस सभा में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपका ये है कि इस सभा में बुद्धिज्म जो था वो फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइड हो गया था। बुद्धिज्म was for the first time divided into two sects, that is Sthaviraj and Mahasanghikas। तो दो इसमें फैक्शन बन गए थे। पहली बार बौद्ध धर्म का इस सभा में जो सेकंड आपका काउंसिल हुई थी उसका विभाजन हो गया था। इसमें दो आपका फैक्शन बन गए थे, दो सेक्ट बन गए थे, दो संप्रदाय बन गए थे। एक स्थविराज जिसको हम थेरवेदा भी कहते हैं, थेरवेदा, और दूसरा महासंघिका। थेरवेदा वाले क्या चाहते थे, वो चाहते थे आपका जो ओरिजिनल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ था बुद्धिज्म के लिए बुद्धा के द्वारा, उसको फॉलो करने के फेवर में थे। जबकि महासंघिका वाले क्या थे, वो थोड़ा इनोवेटिव थे। इनोवेटिव मतलब आपका वो चाहते थे कि भाई आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हार्ड कोड ऑफ कंडक्ट था बुद्धिज्म का, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो। जैसे आपके इसमें स्थविराज वाले क्या करते थे, वो आपका जैसे आपका कोई खट्टी चीज़ वो ग्रहण नहीं करते थे, या जैसे वो पेलो नहीं यूज़ करते थे सोते वक्त। लेकिन इन्होंने जो आपका ये थे महासंघिकाज वाले, वो पेलो यूज़ करते थे और जैसे आप खट्टी चीज़ वगैरह वो खा लेते थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें क्या था, एक चेंज आ गया था। अब क्योंकि हम शिशुनागा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, इसी डायनेस्टी का जो लास्ट शासक था, लास्ट रूलर, उसका नाम नंदीवर्धन था। लास्ट रूलर कौन था, नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। और ये जो नंदीवर्धन था ये भी इनकैपेबल था। और इसको किसने डिथ्रोन किया था, ही वॉज डिथ्रोन्ड बाय हिज सीएम। उसका नाम क्या था, उस सीएम का, महापद्मानंदा। महापद्मानंदा। इस तरीके से अब हमारे पास क्या हुआ कि एक नई डायनेस्टी आ जाएगी जिसको हम नंदा डायनेस्टी कहते हैं, जो कि महापद्मानंदा ने बनाई थी। तो इसमें फोर्थ डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। फोर्थ डायनेस्टी कौन सी है, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी के बारे में हमारे को ये पता लगता है, एक तो जो अभी मैंने फाउंडर की बात की है, इसका जो फाउंडर इसका कौन था, महापद्मानंदा। पहली बात, महापद्मानंदा के बारे में हमारे को ये भी पता लगता है कि ही इज़ पॉपुलरली नोन एज एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। हम इसको कहते हैं पॉपुलरली नोन एज एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। बिल्डर ऑफ इंडिया भी हम इसको कहते हैं। अब ये जो एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया था, ये हमारे को कैसे पता लगता है, ये पता लगता है हमारे को इसके टाइटल से जो इसने अजूम करे थे या ग्रहण कर रखे थे। इसमें 3 टाइटल उसने अजूम किए थे। एक इसका जो टाइटल था दैट वाज उग्रसेना, दूसरा जो टाइटल था दैट वाज एकराट, और तीसरा जो टाइटल था उसको हम सर्वक्षत्रांतक भी कहते हैं, सर्वा
शतरांतक। और इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है, ये आपका 345 BC से लेकर ये आपने 322 BC तक, जब तक कि मौर्य का रूल शुरू नहीं हो गया था तब तक ये चला। अब यहाँ पे क्योंकि हम इसके टाइटल की बात कर रहे हैं, इसकी पावर की बात कर रहे हैं, उग्रसेना का मतलब हो गया लॉर्ड ऑफ ह्यूज आर्मी। ठीक है, इसके पास एक विशाल सेना थी जिसमें लगभग क्या था 1 लाख इन्फेंट्री थी, 60,000 उसमें कैवलरी थी और लगभग 6,000 उसमें क्या थी वो एलिफेंट्स थी, 3,000 उसमें क्या थी चैरियट्स थी, 2,000 उसमें क्या थी आपका जिसको हम क्या कहते हैं मतलब आपका ये रथ वगैरह जैसे थे वो आपका इसमें सभी उसके पास थे, तो इसलिए उसको उग्र सेना कहा गया है और काफ़ी पावरफुल सेना उसके पास थी। दूसरा एकराट, एकराट का मतलब क्या हो गया सुप्रीम रूलर। अब उसने एकराट मतलब सुप्रीम रूलर का उसने टाइटल जूम किया हुआ था। ये टाइटल उसने इसलिए जूम किया था कि इसका मतलब ये हो गया जितने भी सबॉर्डिनेट या जितने भी उसके कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स थे वो सारे उसके सबॉर्डिनेट रहे होंगे, उसके अधीन रहे होंगे और वो उस समय का सबसे पावरफुल शासक होगा, इसीलिए उसने ये टाइटल जूम किया होगा। और तीसरा सर्व शतरांतक, इसका मतलब क्या था ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियज। क्षत्रियों का वो क्या था उसने भी नाश किया था। सर्व क्षत्रांतक भी कुछ एक बुकों में उसको लिखा गया है और वो अपने को ब्राह्मण मानता था। अब अगर हम नंदा डायनेस्टी की बात करें, इसके बाद लगभग आपका सक्सेसिवली 8 रूलर्स ने क्या किया था शासन किया था, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शासक है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसका नाम क्या था धनानंदा। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसमें धनानंदा की। धनानंदा कौन था? नंदा। धनानंदा कौन था? ये लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का ये अंतिम शासक था। और दूसरी बात इसके बारे में इसलिए भी फेमस है, इसके टाइम में क्या हुआ था एलेक्जेंडर जो ग्रेट था उसने इंडिया पर रूल किया था या इन्वेजन किया था। तो ड्यूरिंग हिज रेन में ये कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग हिज रेन यानी कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ धनानंद, ड्यूरिंग हिज रेन एलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर कहते हैं इन्वेडेड इंडिया। इन कब किया गया था ये 383 BC में, नहीं इसमें 220 ये किया गया था 326 BC में, सॉरी 326 BC। और इसने क्या किया था जब 326 BC में इसने इन्वेजन किया था, किसको डिफीट किया था इंडिया में? ये आपका सेंट्रल इंडिया में नहीं आया था यानी कि मगध स्टेट में नहीं आया था। तो 326 BC एंड इसने क्या किया था ही डिफीटेड, ही मतलब यहाँ पे एलेक्जेंडर की बात हो रही है, ही डिफीटेड उसने क्या किया था सिंध और जो कश्मीर का राजा था उसका नाम पोरस था। ही डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ, उसको हम हाइडेस्पस भी कहते हैं या बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। ये बात हमारे को ग्रीक लिटरेचर से पता लगती है और इसमें जो पोरस है उसकी डिफीट हो गई थी, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर ने ऐसा भी कहा जाता है कि उसका थ्रोन क्या था उसको वापस दे दिया था। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर ये भी इसीलिए भी वो मगध स्टेट में नहीं आया था क्योंकि धनानंद के पास भी क्या थी एक विशाल सेना थी और इट वॉज द माइट ऑफ और द स्ट्रेंथ ऑफ अलेक्जेंडर धनानंदाज आर्मी दैट स्टॉप्ड एडवांसमेंट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी इनटू गैंगेटिक प्लेन। तो मतलब आपका कहने का ये है कि धनानंद की जो आर्मी थी, धनानंद की आर्मी की पावर को देखते हुए ही अलेक्जेंडर ने मगधा पे इन्वेजन नहीं किया था। और इसका जो धनानंद था ये इतना मतलब पावरफुल था या इतना पॉपुलर था कि ही वॉज नोन एज, उसको मतलब मेंशन एज, ही वॉज मेंशन एज
अग्रेमीज एंड जेंड्रेमीज बाय ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक स्कॉलर्स ने इसको क्या है, अग्रेमीज और जेंड्रेमीज कहा है। और इसके बारे में हमारे को पता लगता है कि ये उग्रसेना था, इसके पास लगभग आपका क्या था 1 लाख इसके पास इन्फेंट्री थी और आपका 60,000 इसके पास क्या थी, कैवलरी थी। ठीक है, 3,000 इसके पास क्या थे, वॉर एलिफेंट्स थे। 2,000 इसके पास क्या थे, 2,000 इसके पास चैरियट्स थे। तो इन्हीं के दम पे क्या थी, काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लेकिन आगे इसमें क्या हुआ था कि ये जो धनानंद था ये काफ़ी एट्रोसियस रूलर था और इसने लोगों के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर काफ़ी टैक्सेस लगा दिए थे। तो इसलिए क्या था, उसकी जो प्रजा थी या उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी फेडअप हो गए थे। और इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे हम मौर्य डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे कि कैसे मौर्य ने क्या किया था कि धनानंद को डीथ्रोन किया था अपने गुरु चाणक्य या जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं उसके सहयोग से। तो इस तरीके से ये आपका जो नंदा डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य डायनेस्टी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु एंड चीफ मिनिस्टर चाणक्य, या उसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, या विष्णुगुप्ता। तो ये लगभग आपका 322 BC से लेकर आपका 186 BC तक ये डायनेस्टी चली है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। हैव अ गुड डे, गुड लक।